नालंदा, ये नाम सुनते ही दिल में एक अलग ही एहसास होता है। एक ग्लोरियस पास्ट की याद दिलाता है। बिहार के बीचों बीच बसा ये प्राचीन विद्या का केंद्र कभी ज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था, जहां दूर दूर से विद्वान और छात्र खींचे चले आते थे। सदियों तक नालंदा बौद्ध अध्ययन, दर्शन, खगोल विज्ञान और कई अन्य विषयों के लिए एक प्रसिद्ध केंद्र के रूप में फला फूला। इसकी पवित्र दीवारें विचारों के जीवंत आदान प्रदान से गूंजती थीं, ऐसे दिमागों को आकार देती थीं जो आगे चलकर पूरे एशिया की सभ्यताओं को प्रभावित करते। हालांकि 12वीं शताब्दी में इस शानदार संस्थान का दुखद अंत हुआ, जो असहिष्णुता के सामने ज्ञान की नाजुकता की एक मार्मिक याद दिलाता है। हम 1183 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के विनाशकारी हमले पर ध्यान केंद्रित करते हुए नालंदा पर हुए कई आक्रमणों की जांच करेंगे। खिलजी के कार्यों और उसके आक्रमण के प्रभाव के पीछे के कारकों को समझकर हम भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण क्षण में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं और नालंदा की स्थायी विरासत पर विचार कर सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त सम्राटों के शासनकाल के दौरान शुरू होती है, जो कला, विज्ञान और शिक्षा के प्रसिद्ध संरक्षक थे। एक साधारण मठ के रूप में स्थापित नालंदा गुप्त और उनके उत्तराधिकारियों के तहत तेजी से सीखने के एक प्रसिद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ। इसकी प्रतिष्ठा भारत की सीमाओं से बहुत दूर तक फैली, जिससे तिब्बत, चीन, कोरिया, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के छात्र और विद्वान आकर्षित हुए। नालंदा का महत्व न केवल अपने शाही संरक्षण से था, बल्कि अपने अनूठे चरित्र से भी था। पारंपरिक गुरुकुलों के विपरीत, जहां ज्ञान मौखिक परंपराओं के माध्यम से दिया जाता था, नालंदा ने अधिक संरचित दृष्टिकोण को अपनाया। इसमें एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें कई कक्षाएं और आवासीय हॉल थे, और कठोर शैक्षणिक वाद विवाद और प्रवचन को बढ़ावा दिया गया था। संगठित शिक्षा और बौद्धिक आदान प्रदान पर जोर ने नालंदा को अपने समय से सदियों पहले एक सच्चे विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठित किया। बौद्ध धर्म ग्रंथों ने अध्ययन का मूल बनाया, लेकिन नालंदा के विद्वानों ने तर्क, व्याकरण, दर्शन, खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा और वास्तुकला सहित विभिन्न विषयों पर ध्यान दिया। इस बहुविषयक दृष्टिकोण ने उस युग के कुछ प्रतिभाशाली दिमागों को आकर्षित किया। विश्वविद्यालय की प्रसिद्ध यात्रा करने वाले भिक्षुओं और विद्वानों के वृत्तांतों के माध्यम से फैली, जो नालंदा की शिक्षाओं को दूर दराज के देशों तक ले गए। ज्वानजंग और यिजिंग, विशेष रूप से चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों ने नालंदा में अपने समय का विस्तृत विवरण छोड़ा। इसकी शैक्षणिक कठोरता, इसके शिक्षकों के ज्ञान की गहराई और जीवंत बौद्धिक माहौल की प्रशंसा की। नालंदा का सफर चुनौतियों से भरा नहीं था। बौद्ध धर्म के एक प्रमुख केंद्र के रूप में यह उन आक्रमणकारियों का निशाना बन गया जो धर्म के प्रभाव को कमजोर करना चाहते थे। 7वीं शताब्दी ईस्वी में हूणों ने मिहिरकुला के नेतृत्व में नालंदा पर हमला किया, जिससे काफी नुकसान हुआ। हालांकि विश्वविद्यालय की भावना अटूट रही। इसे फिर से बनाया गया और ज्ञान की खोज जारी रही। इस तरह के हमलों से उबरने की नालंदा की क्षमता, इसके महत्व और इसके विद्वानों के अटूट समर्पण को बखूबी बताती है। संस्थान के अंतर्निहित लचीलेपन ने यह सुनिश्चित किया कि ज्ञान की लौ, हालांकि क्षण भर के लिए धुंधली हो गई, आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग को रोशन करते हुए फिर से जीवंत हो जाएगी। नालंदा को सबसे विनाशकारी झटका 12वीं शताब्दी के अंत में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के साथ लगा, जो बंगाल में अपना शासन स्थापित करने के लिए एक तुर्की सैन्य सेनापति था। 1183 ईस्वी में खिलजी की सेनाएं विश्वविद्यालय शहर पर धावा बोल दी, जिससे विनाश की एक लहर फैल गई, जिससे नालंदा का भाग्य हमेशा के लिए बदल गया। आक्रमण के वृत्तांत एक भयावह तस्वीर पेश करते हैं। खिलजी के सैनिक धार्मिक उत्साह और लूट के लालच के संयोजन से प्रेरित होकर विश्वविद्यालय परिसर में घुस गए। उन्होंने पुस्तकालय में आग लगा दी। पांडुलिपियों का उसका विशाल संग्रह आग की लपटों में जल गया। भिक्षु बेखबर पकड़े गए, मार डाले गए या भागने पर मजबूर हो गए। सीखने का एक बार गुलजार केंद्र धूम्रपान करने वाले खंडहरों में सिमट गया था। इसकी शानदार संरचनाएं उनके पूर्व गौरव के केवल कंकाल थीं। नालंदा का विनाश भारतीय इतिहास में एक काला अध्याय था, ज्ञान के एक अपूरणीय भंडार का एक दुखद नुकसान। नालंदा पर खिलजी के क्रूर हमले के पीछे के कारण इतिहासकारों के बीच बहुत बहस का विषय रहे हैं।
कुछ का तर्क है कि यह बौद्ध धर्म को दबाने और इस्लामी प्रभुत्व स्थापित करने के उद्देश्य से धार्मिक असहिष्णुता का एक सुनियोजित कार्य था। दूसरों का मानना है कि लालच से प्रेरित होकर खिलजी ने नालंदा को एक समृद्ध पुरस्कार के रूप में देखा। इसका विनाश उसके धन और खजाने को लूटने का एक साधन था। खिलजी के कार्य संभवतः कारकों के अधिक जटिल परस्पर क्रिया से प्रेरित थे। नालंदा अपने शाही संरक्षण और विशाल भूमि जोत के साथ महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। इसे नष्ट करके खिलजी का उद्देश्य न केवल प्रतिरोध की एक संभावित सीट को खत्म करना था, बल्कि इस क्षेत्र और उसके संसाधनों पर अपने नियंत्रण को मजबूत करना भी था। इसलिए नालंदा पर हमला केवल विनाश का कार्य नहीं था, बल्कि खिलजी के अधिकार को स्थापित करने और क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य को फिर से आकार देने के लिए एक परिकलित कदम था। 1183 ईस्वी में नालंदा के विनाश ने इसकी लंबी और दर्दनाक गिरावट की शुरुआत को चिह्नित किया। यद्यपि विश्वविद्यालय को पुनः रिवाइव करने के कुछ प्रयास किए गए, लेकिन यह तबाही से पूरी तरह से उबर नहीं पाया। अपने पुस्तकालय के नष्ट हो जाने और उसके विद्वानों के बिखर जाने के साथ नालंदा धीरे धीरे अस्पष्टता में लुप्त होती गई। इसकी विरासत केवल फुसफुसाहट और किंवदंतियों में जीवित रही। नालंदा के पतन का भारत के बौद्धिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में पुरातत्वविदों और इतिहासकारों का ध्यान आकर्षित किया। साइट पर खुदाई से विश्वविद्यालय परिसर के विशाल अवशेषों का पता चला, जिसमें व्याख्यान हॉल, मठ, स्तूप और एक बार के महान पुस्तकालय के अवशेष शामिल हैं। खुदाई की गई कलाकृतियां, जिनमें मूर्तियां, शिलालेख और टेराकोटा मूर्तियां शामिल हैं, ने विश्वविद्यालय की समृद्ध कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत की झलक पेश की। नालंदा के पुनः आविष्कार ने इसके इतिहास और विरासत में नए सिरे से रुचि जगाई, जिससे यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल बन गया और भारत के समृद्ध बौद्धिक अतीत का प्रतीक बन गया।